Is three equal masses of 3 kilogram are connected by two massless string of cross sectional area 0.05। अब यहाँ पर आप स्ट्रिंग देख रहे हो, तो इन स्ट्रिंग्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलरेडी हमें गिवन है 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनका यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। हमें बताना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा इन द वायर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस में रिलेशन क्या होता है? यंग्स मॉडुलस इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करना है तो हमें चाहिए होगा स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस तो हमारे पास है, तो हमें स्ट्रेस चाहिए होगा, और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ पर फोर्स की जगह पर जैसे वायर है तो इसमें टेंशन होगी, तो हम स्ट्रेस को अब लिखेंगे टेंशन पर यूनिट एरिया इनटू में यंग्स मॉडुलस। तो इस तरह से हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड कर पाएंगे जब हमें टेंशन पता होगा, एरिया पता ही है और यंग्स मॉडुलस भी हमें गिवन है। तो हमें मेनली टेंशन निकालना होगा। अब टेंशन अलग अलग होगी, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं, लेट ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, तो अगर मैं खाली इसकी बात करूं तो ये इस तरफ खिंच रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें टेंशन इस तरफ होगी, जिसको मैं टी ए नाम दे रहा हूं, टी ए टेंशन है। अब ये जो यहाँ पर, क्योंकि बी ऑलरेडी इसको नाम दिया है तो इसको रहने देते हैं। अब इसमें वेट की वजह से नीचे फोर्स लगेगी एम जी के इक्वल। एम कितना है? 3 किलोग्राम, तो 3 इंटू जी हो जाएगा। वो जी की वैल्यू हम 9.810 ले सकते हैं। अब इसमें जो टेंशन होगी वो रहेगी ऊपर की तरफ, जिसको मैं टी बी नाम दे रहा हूँ, टी बी। और इसमें भी टेंशन इस तरफ रहेगी, टी बी। दोनों में सेम टेंशन रहेगी क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है। लेट एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि 3 किलोग्राम वाला मास है तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये दोनों जो मास है वो भी ए एक्सेलरेशन की वजह से इस तरफ जा रहे होंगे। अब मुझे पहले इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो हो जाएगा 3g। ठीक है, ऊपर की तरफ इसमें टेंशन टीबी लग रही है और एक्सेलरेशन इसमें नीचे की तरफ है। अगर हम न्यूटन्स के लॉ की बात करें तो जो नेट फोर्स होगा F, वो हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अब देखो 3g इसमें फोर्स नीचे की तरफ है ऑब्जेक्ट बी में, और टीबी ऊपर की तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, टीबी, तो ये होगी नेट फोर्स। और नेट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। मास कितना है इसका? 3, और एक्सेलरेशन कितना है? a। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई 3a इक्वल टू 3g माइनस टीबी। लेट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को देखो, 3 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट को, जिसको मैंने नाम ए दिया है, तो इसमें टेंशन ए इस तरफ है, इसका वेट नीचे mg होगा, और जिसको नॉर्मल रिएक्शन आर बैलेंस कर लेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन इसी तरफ है इसका, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए। अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो इस पर नेट जो फोर्स लग रही है, देखो नॉर्मल रिएक्शन तो mg के इक्वल हो गई, तो नेट फोर्स इसी तरफ लग रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि 3 इंटू में जी, सॉरी ए, एक्सेलरेशन ए है, ये हो गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स इसका किसके बराबर होगा? जो टेंशन ड्यू टू ए है, यानी कि टी ए। तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। 3a इक्वल आ गए टेंशन इन ए के। एक्चुअली मुझे क्योंकि टेंशन फाइंड करनी है, एक बार मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा, एक बार यहाँ पर फाइंड करूंगा, तो इसके लिए मुझे टेंशन ए चाहिए होगी, यहाँ के लिए टेंशन बी चाहिए होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करने के लिए। तो मेरा टारगेट रहेगा पहले टी ए और टी बी को फाइंड करना। तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया ए और बी का। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो इसके लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसमें टी बी टेंशन इस तरफ है और टी ए टेंशन इसमें अपोजिट की तरफ लगेगी। ठीक है, यहाँ पर टेंशन इस वाले ऑब्जेक्ट में देखें तो इधर खींच रहा है, लेकिन इस वाले वायर की वजह से जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ खींचेगा। तो टी ए टी बी इस तरफ हो गया, इसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ रहेगा, सॉरी नॉर्मल वेट यहाँ पर mg रहेगा और उसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन r। अब mg और r तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो जो इसके लिए इक्वेशन हम लिखेंगे वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? नेट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वो इक्वल हो जाएगा टीबी में से हम टी ए को माइनस करेंगे, टीबी माइनस टी ए। टीबी ज्यादा होगी क्योंकि वो इस तरफ मूव कर रहा है ना, ऐसे नीचे की तरफ, तो इसलिए हमने टीबी में से टी ए को माइनस करा है। तो टीबी माइनस टी ए इक्वल किसका आ जाएगा? जो इसका मास है इंटू इसका एक्सेलरेशन,
यानी कि मास है इसका 3 और एक्सेलरेशन कितना है इसका a। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसी तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम टेंशन इन एट और टेंशन इन बी फाइंड करेंगे। अब आप ये देखो कि टी ए इक्वल टू 3a के है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3a को क्या लिख दिया हमने, टी ए। फ्रॉम दिस इक्वेशन 3a किसके बराबर है, टी ए के। तो टी ए टी बी माइनस टी ए, तो जो टेंशन इन बी होगा इट विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा टेंशन इन ए के, और ए में कितनी टेंशन है, 3a के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3a, यानी कि जो टेंशन होगा बी में वो 6 टाइम्स होगा एक्सेलरेशन ए के। वैसे आप इट विल बी इजी कि आप सीधा टी ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 3a, तो टी बी आ जाएगा 6a। तो हमें टी बी पता चल गया। अब इस टी बी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ टी बी इन इक्वेशन 1। एक्चुअली हमें ना एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन पता लग गया तो हम टेंशन भी इजीली निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं 3a इक्वल टू 3g और माइनस टीबी की वैल्यू कितनी है, 6a के इक्वल। ये इधर जाएगा तो 6a प्लस 3a इक्वल टू 3g, तो 6 और 3 9a इक्वल आएगा 3g के। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा, इससे कैंसिल करोगे तो 1/3g। अब यहाँ से क्योंकि एक्सेलरेशन पता चल गया तो यहाँ पर टी ए कितना हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन से आप देखो टी ए 3 टाइम्स है एक्सेलरेशन ए के, तो टी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू में g/3, तो टी ए इक्वल हो जाएगा g के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यूनिट चेंज हो चुकी होगी क्योंकि अब वो जो टेंशन हम टेंशन निकाले तो यूनिट यहाँ पर न्यूटन ही रहेगी। और अगर हम टीबी को लिखें, टीबी कितना हो जाएगा, वो है 6 इंटू में ए कितना है g/3, so it will be equal to 2 times of g। तो हमने टेंशन ए निकाल ली और टेंशन बी भी निकाल रही है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले वायर में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर हम ए वाले पोर्शन के लिए देखें, मतलब इसके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, तो टेंशन इन ए अपॉन में एरिया इंटू में यंग्स मॉडुलस। तो टेंशन इन ए किसके बराबर होगा, जी के। जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, वैसे 9.8 लेनी चाहिए बट कैलकुलेशन बढ़ी है तो 10 ले सकते हैं। एरिया कितना है, 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसको यूनिट में ऐसा यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो 10 की पावर -2 से हमें करनी पड़ेगी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 की पावर -4 हो जाएगा वो। यंग्स मॉडुलस केवन है 2 इंटू में 10 की पावर 11। तो इसे हमें सोल्व करना है। तो जो स्ट्रेन होगा ए में वो आएगी 10 की पावर -4, क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो सिर्फ 10 की पावर में बचेगा, उसको मैनेज करेंगे। तो स्ट्रेन जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ए में वो आएगी 10 की पावर -4। अभी आप ये देखिए कि जो टेंशन इन बी है वो 2 टाइम्स है जी के, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे कंपेयर करके, टेंशन ए 3 है, या सॉरी ये 3g, यहाँ पर g आ गया, तो टेंशन इन बी कितना है, 2 टाइम्स है जी के, तो स्ट्रेन बी की इसके डबल आ जाएगी। करके देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन बी, क्योंकि एरिया और यंग्स मॉडुलस तो सेम है, बस टेंशन में तो चेंज आया है। टेंशन इन बी अपॉन में एरिया इंटू में यंग्स मॉडुलस। टेंशन इन बी क्या है, टेंशन बी है 2g के इक्वल, अपॉन में एरिया इंटू में यंग्स मॉडुलस। तो देखो g अपॉन ए वाई की तो वैल्यू हम फाइंड कर सकें 10 की पावर -4, तो यहाँ पर 2 लिखो, g की वैल्यू 10, यंग्स मॉडुलस और एरिया की वैल्यू कितनी है 0.05 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू में यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने जितना पहले फाइंड करा बस उसका डबल कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर -4, और यूनिट स्ट्रेन की कुछ होती नहीं है। अब ये स्ट्रेन डिफरेंट क्यों आ रही है, क्योंकि टेंशन यहाँ पर और इसके बीच में जो टेंशन है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो भी डिफरेंट रहेंगी, भले ही सेम वायर हो।